गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। बिफोर स्टार्टिंग डीएनए रेप्लिकेशन, टुडे वी विल टॉक अबाउट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि की एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन का, ये डीएनए पॉलीमरेज। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि पॉलीमरेज टू पॉलीमराइज समथिंग, तो ये पॉलीमरेज बेसिकली डीएनए का पॉलीमर बनाने में मदद करता है। ये दरअसल पॉलीमराइजेशन का काम करता है। डीएनए पॉलीमर का जो प्रिकर्सर है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, उसके मदद से डीएनए का पॉलीमर ये बनाता है। अब डीएनए पॉलीमरेज में स्पेसिफिकली रेप्लिकेटिंग एंजाइम है जो डीएनए पॉलीमरेज 3, इस पे बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हम बोल रहे हैं कि न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट प्रिकर्सर के मदद से ये डीएनए का पॉलीमर बनाता है। तो एक सिंपल रिएक्शन से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है। इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, डीएनए N+1 प्लस पायरोफॉस्फेट बाहर आएगा। ये बेसिकली रिएक्शन कैटालाइज कराने वाला एंजाइम है पॉलीमरेज लिखेंगे, पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। तो ये रिएक्शन कैटालाइज कराता है बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज। अब पूरे डीएनए पॉलीमरेज को हम लोग ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू और डिवाइडेड इनटू डीएनए पॉलीमरेज, शॉर्ट में डीएनए पॉलीमरेज लिख रहे हैं। डीएनए पॉलीमरेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, टेम्पलेट डिपेंडेंट एंड टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। टेम्पलेट डिपेंडेंट और टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। टेम्पलेट डिपेंडेंट फर्दर कैन बी डिवाइडेड इनटू डीएनए एज ए टेम्पलेट डिपेंडेंट। अगर टेम्पलेट डीएनए हो तो डीएनए एज ए टेम्पलेट, आरएनए एज ए टेम्पलेट। देखिए, अगर डीएनए एज ए टेम्पलेट है तो इस एंजाइम का क्या नाम होगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसको क्या बोलेंगे? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और सिंपली इसको क्या बोल सकते हैं? डीएनए पॉलीमरेज, शॉर्ट में लिख रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज। अगर आरएनए एज ए टेम्पलेट है तो क्या बोलेंगे? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और सिंपली इसको क्या बोल सकते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखिए, अगर डीएनए पॉलीमरेज एज ए होल को डिवाइड कर सकते हैं 2 भागों में, टेम्पलेट डिपेंडेंट और टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। अगर डीएनए टेम्पलेट है तो उसको बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और सिंपली डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए एज ए टेम्पलेट अगर यूज कर रहा है तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और सिंपली इसको बोल सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब देखिए, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट भी होता है डीएनए पॉलीमरेज। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट बोलने का क्या मतलब है कि ये किसी तरह का टेम्पलेट को यूज़ पॉलीमराइजेशन के लिए नहीं करता, ना ही ये डीएनए का यूज़ करता है, ना ही आरएनए का यूज़ करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसको बोलते हैं टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज। ठीक है। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस प्रोकैरियोटिक सेल्स में है या यूकैरियोटिक सेल्स में है,
फर्दर डीएनए पॉलीमरेज कैन बी डिवाइडेड। तो हम लोग आज यहाँ बात कर रहे हैं चूँकि प्रोकैरियोट्स का मतलब बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया में आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज इन बैक्टीरिया बैक्टीरियल डीएनए पॉलीमरेज is of 5 types. DNA polymerase 1, DNA polymerase 1, pol 1, DNA polymerase 2, DNA polymerase 3, DNA polymerase 4, DNA polymerase 5। ये 5 तरह का DNA पॉलीमरेज है प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में मतलब ई कोलाई में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं DNA पॉलीमरेज 3 पे। अब देखिए डीएनए पॉलीमरेज 3 मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है। रेप्लिकेशन में सबसे मेन रोल प्ले करने वाला रेप्लिकेटिंग एंजाइम बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज 3 है। ये डीएनए पॉलीमरेज 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम है एज फार एज बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन इज कंसर्न। अब देखिए ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 एक्चुअली मल्टी सब यूनिट होलो एंजाइम है, मल्टी सब यूनिट होलो एंजाइम है जो जिसका मॉलिक्यूलर वेट 900 kd का है, किलो डाल्टन का है। ये एक्चुअली 10 सब यूनिट का बना हुआ है ये होलो एंजाइम बैक्टीरियल डीएनए पॉलीमरेज 3। तो ये देखते हैं इसमें 10 सब यूनिट का नाम देखते हैं कि कौन कौन सा सब यूनिट से ये डीएनए पॉलीमरेज बना हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं कि ये डीएनए पॉलीमरेज 3 की बात कर रहे हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3 मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, रेप्लिकेटिव एंजाइम है। इट्स अ होलो एंजाइम मेड अप ऑफ 10 सब यूनिट्स। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 900 kDa का ये है बना हुआ। अब देखिए ये 10 सब यूनिट है, 10 सब यूनिट इंपॉर्टेंट 10 सब यूनिट लिखते हैं। जैसे इसमें अल्फ़ा है, उसके बाद इसके अंदर थीटा है, इप्सिलॉन है, साथ ही साथ बीटा है, इसके बाद गामा है, इसके बाद डेल्टा है, उसके बाद डेल्टा प्राइम है, उसके बाद इसके पास काई है, फाई है और टाउ है। ये देखिए ये 10 सब यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पूरा 10 सब यूनिट्स। ये क्या है? अल्फा है, ये अल्फा है, थीटा है, ये इप्सिलॉन है, बीटा है, ये बीटा है, गामा है, डेल्टा है, ये डेल्टा प्राइम है, डेल्टा प्राइम, ये काई है एक्चुअली काई, ये साई है, ये टाउ है। ये 10 सब यूनिट से डीएनए पॉलीमरेज 3 बना हुआ है। इस 10 सब यूनिट में जो सबसे इंपॉर्टेंट सब यूनिट है, जो पॉलीमराइजिंग कोर जिसको बोलते हैं, वो ये है, ये तीनों। मतलब कि अगर बोले कि अल्फा प्लस इप्सिलॉन प्लस थीटा इज नोन एज, ये तीनों को हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजिंग कोर। मतलब बेसिकली पॉलीमराइजेशन का काम यही तीनों सब यूनिट करता है। स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड होके अगर बोला जाए तो अल्फा के पास, ये जो अल्फा है, ये अल्फा के पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी है। पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी इज डन बाय अल्फा सब यूनिट। ये अल्फा सब यूनिट पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इप्सिलॉन का, तो इप्सिलॉन के बारे में आपको बताएं कि इसके पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन
ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन अगर रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट हो गया है टेम्पलेट के अंदर, तो इसको इस मिस इनकॉर्पोरेशन को करेक्ट करने के लिए इसके पास जो सब यूनिट है वो इप्सिलॉन है, ठीक है। उसके बाद ये थीटा है, थीटा बेसिकली ये इट इन्हांसेस एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी ऑफ इप्सिलॉन। ये थीटा बेसिकली एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी जो इप्सिलॉन के पास है उसको इन्हांस कराने में मदद करता है। तो ये एज ए होल ये अल्फा, थीटा एंड एप्सिलॉन बेसिकली नोन एज पॉलीमराइजिंग कोड। और इससे सवाल आता है, इसमें स्पेसिफिकली अल्फा क्या करता है, ये आपसे पूछेगा कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी अल्फा के पास है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी इप्सिलॉन के पास, और थीटा बेसिकली इसी एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी को इन्हांस कराने में मदद करता है। तो ये पॉलीमराइजिंग कोर है। बाकी सब यूनिट सब एसेसरी रोल प्ले करता है, उसको देखते हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट ये बीटा है, बीटा एक्ट एज ए प्रोसेसिविटी स्लाइडिंग क्लैंप। ये बीटा क्या है, देखिए बीटा क्या है, बीटा एक्ट एज प्रोसेसिविटी स्लाइडिंग क्लैंप। ये क्या है देखते हैं। ये देखिए, ये जो बीटा की बात कर रहे हैं हम कि बीटा एक्ट एज प्रोसेसिविटी स्लाइडिंग क्लैंप। ये क्या करता है, ये क्या है, ये एक्चुअली डायमेरिक फॉर्म में रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इस तरह का अगर आप देखेंगे, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये दो बीटा सब यूनिट मिलके, ये बीटा का डाइमर मिलके ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसके एज ए होल ये बीटा डाइमर का जो डायमीटर देखिएगा तो ये 80 एंगस्ट्रम का है, लेकिन इसमें जो होल है यहाँ, इसके होल का डायमीटर अगर देखिएगा तो ये 35 एंगस्ट्रम का है, ये 35 एंगस्ट्रम का है। और 35 एंगस्ट्रम एक्चुअली बी डीएनए का डायमीटर कितना हो सकता है, बी डीएनए का डायमीटर कितना है, 20 एंगस्ट्रम का होता है बी डीएनए का डायमीटर। ए डीएनए का कितना होता है, 35 एंगस्ट्रम। ये ए डीएनए का कितना होगा, 26 एंगस्ट्रम का होगा। तो ये दोनों से ज़्यादा है, मतलब कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए को आइदर बी डीएनए और ए डीएनए ये दोनों को होल्ड कर सकता है लाइक ए क्लैंप। ये क्यों, कैसे होता है, इसको देखते हैं। जैसे देखिए ये टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट स्टैंड है, मान लिया कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये टेम्पलेट स्टैंड है। ये प्राइमर है हमारा, ये प्राइमर है, आरएनए प्राइमर है, ठीक, ये आरएनए प्राइमर है। यहाँ पे बीटा क्लैम्प एट द जंक्शन ऑफ प्राइमर और टेम्पलेट, यहाँ देखिए, यहाँ ये जंक्शन पे ये आके लग जाता है ये बीटा क्लैम्प। और देखिए ये जैसे जब हाइब्रिड की बात करते हैं, डीएनए और आरएनए की हाइब्रिड का बात करते हैं, तो वो जस्ट लाइक अ ए डीएनए होता है। वो जब आरएनए और डीएनए का हाइब्रिड है तो उसका डायमीटर ए डीएनए के बराबर होगा, मतलब 26 एंगस्ट्रम के बराबर होगा। और देखिए यहाँ जैसे ये बाइंड करता है, इसके आगे आरएनए पॉलीमरेज से ये आके एसोसिएट होता है। आरएनए पॉलीमरेज इसके आगे लगा हुआ है, यहाँ इंजाइम लगा हुआ है, यहाँ इंजाइम लगा हुआ है डीएनए पॉलीमरेज 3, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 से लगा हुआ है यहाँ। तो ये एक्चुअली क्या करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं बीटा स्लाइडिंग क्लैंप एक्ट एज ए प्रोसेसिविटी क्लैंप। प्रोसेसिविटी का मतलब क्या होता है ये समझना पड़ेगा। प्रोसेसिविटी बोलने का मतलब है कि एक बार में ये टेम्पलेट को डीएनए पॉलीमरेज, एक बार में टेम्पलेट को डीएनए पॉलीमरेज पकड़ के कितना न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देता है, वो उसका प्रोसेसिविटी है, बिना फॉलोअप हुए। मतलब कि अगर हम बात करें कि कोई भी, जैसे ये पॉलीमराइजिंग कोर है अल्फा, थीटा, एप्सिलॉन,
इसका ये जब केवल ये हो विदाउट बीटा क्लैम्प, तो इस एंजाइम का प्रोसेसिबिलिटी बहुत लो हो जाएगा। जैसे कि हम बोलते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज 3 इज ए हाईली प्रोसेसिव एंजाइम। ये हाईली प्रोसेसिबिलिटी का चक्कर दरअसल ड्यू टू द बीटा क्लैम्प। ये बीटा क्लैम्प इसके प्रोसेसिबिलिटी को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि ये आरएनए डीएनए पॉलीमरेज को फॉलोअप नहीं होने देता है। ये लगभग बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड ऐड होने देता है इसको, जबकि जब केवल अल्फा और थीटा इप्सिलॉन हो तो तुरंत डीएनए पॉलीमरेज फॉलोअप कर जाता है। इसीलिए बाकी जैसे डीएनए पॉलीमरेज 4 की बात करें, 5 की बात करें, ये लो प्रोसेसिव एंजाइम है। ये क्यों लो प्रोसेसिव एंजाइम है? बिकॉज दे लैक बीटा स्लाइडिंग क्लैम्प। ठीक है, एक और बात इस बीटा स्लाइडिंग क्लैम्प से जुड़ा हुआ आपको बताएं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी ये बताता है कि इसके इंटीरियर सरफेस में ये जो अल्फा हेलिक्स है वो कैरी करता है, ये कैरी करता है वैसा एमिनो एसिड जो पॉजिटिव चार्ज कैरिंग एमिनो एसिड को कैरी करता है। अब उस एमिनो एसिड के चलते क्या होगा कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होगा। जैसा कि जानते हैं कि इससे अगर डीएनए ऐसे पास हो रहा है, ये हेलिक्स अगर इससे पास हो रहा है, तो इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू डिफरेंशियल चार्जेज, ये इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है और डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब इस चार्ज के लिए इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल इसके इंटरेक्शन में मदद करता है, वो है वाटर मॉलिक्यूल। तो इसके इंटीरियर सरफेस में लगभग 1 से 1 to 2 वाटर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, so that it act as a intermediate molecule to make intermediate forces। अब इसके बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन इस अल्फा हेलिक्स में जो अमीनो एसिड है उसके बीच में और डीएनए के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो पाता। इस इंटरमीडिएट, तो वहाँ इंटरेक्शन कराने के लिए वाटर मॉलिक्यूल एक्ट करता है इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल की तरह टू इंटरैक्ट। तो ये एक्चुअली ये बात है ये बीटा क्लैम्प के बारे में। बाकी देखिए, बाकी ये हमारा बाकी सारा सब यूनिट, ये सारे सब यूनिट बेसिकली ये क्लैम्प लोडर हैं। ये क्या है? ये दरअसल क्लैम्प लोडर है, जिसको गामा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये गामा कॉम्प्लेक्स और क्लैम्प लोडर, ये क्लैम्प लोडर मतलब क्या हुआ? यहाँ पे इस जंक्शन पे ये जो प्राइमर है, आरएनए प्राइमर और डीएनए जो टेम्पलेट है, इसके जंक्शन पे जो ये बीटा क्लैम्प लोड हुआ है, ये बीटा क्लैम्प दरअसल खुद ब खुद लोड नहीं हुआ है। इसको लोड कराने में ये कॉम्प्लेक्स डेल्टा प्राइम, काई, साई एंड टाउ मदद करता है। बेसिकली अगर हम क्लैम्प लोडर की बात करें तो क्लैम्प लोडर इज कंसिस्ट ऑफ 5 सब यूनिट, गामा, डेल्टा प्राइम, काई और साई। टाउ के बारे में अभी बात करते हैं। तो ये 5 सब यूनिट को हम लोग क्लैम्प लोडर बोलते हैं। ये क्लैम्प लोडर है जो इस जंक्शन पे लोड कराने में मदद करता है। अब देखिए, ये एक्चुअली ये एक और बात इससे पूछता है कि क्लैम्प लोडर बेसिकली क्लैम्प लोडर इस जंक्शन पे लोड होने में, ये बीटा क्लैम्प को लोड कराता है, ये एक्चुअली एटीपी डिपेंडेंट होता है। एटीपी डिपेंडेंट मतलब कि इसको, इस बीटा क्लैम्प को उस जंक्शन पे लोड कराने में उसको एनर्जी चाहिए एटीपी के फॉर्म में। मतलब कि लोड होने में हाइड्रोलिसिस होगा वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है। लेकिन ऐसे ही अनलोडिंग होगा, जब पूरा टेम्पलेट सिंथेसाइज हो जाएगा तो अनलोडिंग के दौरान ये बीटा क्लैम्प जब इससे अनलोड होना होगा उस दौरान एटीपी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये बात याद रखना होगा। लोडिंग रिक्वायर्स एटीपी, ये लोड होने में एटीपी चाहिए लेकिन अनलोडिंग होने में किसी तरह का एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ये बचा टाउ। इस सब यूनिट के बारे में देखते हैं। जैसे पूरे ये पॉलीमराइजिंग जो कोड है ये डायमेरिक फॉर्म में है। इसका एक और सब यूनिट होगा, ये 2 अल्फा होगा, 2 थीटा होगा, 2 इप्सिलॉन होगा, उसी तरह से 2 बीटा है। ये कैसे स्ट्रक्चरली इसको देखते हैं एज ए होल। पूरे डीएनए पॉलीमरेज के सब यूनिट को देखेंगे अगर स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चरली इसको अगर देखेंगे तो ये ऐसा दिखता है। देखिए ये एसिमेट्रिकली अरेंज होता है, ये एसिमेट्रिकली अरेंज है डीएनए पॉलीमरेज का दसों का दसों सब यूनिट। जैसे देखेंगे अगर इस तरह से, देखिए कि ये अल्फा सब यूनिट है, ये अल्फा है, एक और अल्फा है। ये दो अल्फा क्यों है? क्योंकि एट ए टाइम लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड साइमल्टेनियसली सिंथेसाइज हो, इसके लिए इसके पास दो ये पॉलीमराइजिंग कोर सब यूनिट है, इसलिए दो अल्फा है। उसके बाद इसके पास दो अल्फा के बाद इसके पास ये इप्सिलॉन है, साथ ही साथ इसके पास थीटा है, इसके पास भी इप्सिलॉन है, इसके पास थीटा है। ठीक है, ये पॉलीमराइजिंग कोर की बात हुई। इसके साथ साथ ये दोनों सब यूनिट को एक साथ रखने के लिए, डायमेरिक फॉर्म में रखने के लिए इसके पास एक और सब यूनिट है जिसको बोलते हैं हम लोग टाउ। ये टाउ है, ये टाउ। तो टाउ क्या कर रहा है? ये दोनों मोनोमेरिक फॉर्म को डायमेरिक फॉर्म में रखने के लिए, ये दोनों को एसोसिएट कराने के लिए इसके पास टाउ सब यूनिट है, जो दोनों अल्फा से लगा हुआ है। ठीक है, ये बात रहा। दूसरा सब यूनिट जो बीटा क्लैंप है, इसके ऊपर में बीटा क्लैंप है, ये देखिए ये बीटा क्लैंप है, ये बीटा क्लैंप। साथ ही साथ इस बीटा क्लैंप, इस पे भी बीटा क्लैंप है, ये बीटा क्लैंप। और चूंकि हम लोग बोल रहे हैं कि एसिमेट्रिकल होता है ये अरेंजमेंट के हिसाब से देखें तो ये एसिमेट्रिकल है, मतलब कि बाकी सारा सब यूनिट ये देखिए, ये इससे पहले एक और बात बताएं, ये एक पार्ट अगर देखें इसका तो ये लीडिंग स्ट्रैंड के लिए है, लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस के लिए है, और ये पार्ट ये वाला लैगिंग स्ट्रैंड के लिए है। ज़्यादातर केस में बाकी जो एसिमेट्रिकल की बात कर रहे हैं कि बाकी सब यूनिट एसिमेट्रिकली अरेंज है, तो ये लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस वाले कोर के साथ एसोसिएटेड होता है। तो बाकी सारा सब यूनिट आपको पता है कि यहाँ डेल्टा होगा, उसके बाद डेल्टा प्राइम होगा, साई होगा, और ये हमारा इप्सिलॉन होगा, ये काई होगा, काई। ये काई है, काई को ऐसे लिखते हैं, ये काई है। ये एक्चुअली देख रहे हैं एसिमेट्रिकली अरेंज है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये ज़्यादातर लैगिंग स्ट्रेंथ के साथ एसोसिएटेड है, इसीलिए इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकली अरेंजमेंट। अब देखिए ये सारे सब यूनिट का अपना रोल है, इसमें सब क्वेश्चन जो पूछता है टाउ का फंक्शन पूछता है। टाउ आपको पता चल गया कि डायमेरिक फॉर्म में रखने के लिए ये मदद कर रहा है। साथ ही साथ बीटा क्लैम्प के बारे में पूछता है, तो बीटा क्लैम्प एक्चुअली क्या है? प्रोसेसिबिलिटी के लिए अगर किसी भी डीएनए पॉलीमरेज के साथ अगर बीटा क्लैम्प नहीं है एसोसिएटेड साथ में डीएनए पॉलीमरेज के साथ, तो वो लो प्रोसेसिव एंजाइम होगा, क्योंकि ये एक्चुअली प्रोसेसिबिलिटी कितना न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, एक बार बाइंड किया डीएनए टेम्पलेट को तो एट ए टाइम कितना न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, वो उसका प्रोसेसिबिलिटी है। और जैसे अगर केवल कोर के साथ बीटा क्लैम्प नहीं है तो ये लो प्रोसेसिव हो जाता है, 10 से 20 ही न्यूक्लियोटाइड ये ऐड कर पाता है, और ऐसे लगभग 50,000 न्यूक्लियोटाइड ये ऐड कर सकता है जब इसके साथ बीटा क्लैम्प एसोसिएटेड है। और ये लोडर है, ये क्लैम्प लोडर है, ये एक्चुअली इसको गामा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये लोडर एक्चुअली ये बीटा क्लैम्प को लोड कराने में मदद करता है, और ये एटीपी डिपेंडेंट होता है, और अनलोडिंग एटीपी डिपेंडेंट नहीं होता। अनलोड होने के लिए किसी तरह का एटीपी का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो यही डीएनए पॉलीमरेज से एसोसिएटेड कुछ बात था। तो थैंक यू। आगे के लेक्चर में हम लोग डीएनए पॉलीमरेज 1 पढ़ेंगे, उससे आगे के लेक्चर में हम लोग और डीएनए लाइगेज, एसएसबी, डीएनए पॉलीमरेज के बाद और सारे एंजाइम जो डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व हैं, उन सब के बारे में एक एक लेक्चर में बात करेंगे। उसके बाद एक्चुअल मैकेनिज़्म को हम लोग समझेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन एक्चुअली होता कैसे है। थैंक यू। ओके।